रोड मैप बताना था। क्या उसके लिए भी सरकार को वक्त की जरूरत थी? देखिए, मैं फिर वहीं आता हूं कि ये सबसे बड़ा लार्जर सर्विस सेक्टर है जो कृषि है। दूसरे इसमें हमने सबसे 8 बड़ी लाख करोड़ रुपए किसान के कर्जे की व्यवस्था की है। वाजपेयी जी, ये पढ़ इससे पहले भी 7 लाख करोड़ रुपया किसान को कर्जे के रूप में यूपीए सरकार ने आवंटित किया। 7 लाख करोड़ रुपए आपकी का इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए वाजपेयी जी। नकवी जी, वाजपेयी जी आपके पास आएंगे। जगपाल जी। हाँ जी, दूसरे इसमें जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन की रोटी रोजी 8 चलती है। लाख कर रहे हैं। आप मुझे कहने दें तो मैं कहूँ वाजपेयी जी। जगपाल जी आप बोलेंगे तभी बोल पाएंगे, आप बोलिए। तीसरे 50% किसान खेती छोड़ने को तैयार हैं। तो इन हालात में जो बजट बनाया गया है, बजट में क्या है कि जो खेती आज जो हमारी एग्रीकल्चर है, इट इज ड्रिवन बाय 4% जो कि खेती के बारे में उतना ज्ञान नहीं रखते। वो सभी आईएएस अधिकारी हैं। जैसे एक है कृषि सचिव भारत सरकार, फिर है प्रमुख सचिव कृषि प्रदेश सरकार, फिर मुख्य विकास अधिकारी जिला और विकास खंड अधिकारी का, चारों लोग नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। इन्हीं के हाथों में बजट तय करना है, इन्हीं को सब कुछ नीति तय करनी है और इन्हें अप्रूवल देनी है। तो बजट तो प्रतीकात्मक तो ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल विल इन लोगों की थी कि भाई हमें कुछ किसानों के लिए करना है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जो बजट एलोकेशन हुई है उस पर कोई डीप थिंकिंग नहीं हुई है। इसमें आप सहमत हो या ना हो वो आपकी मर्जी। तीसरे, इसके अलावा कुछ चीजें रह गई हैं। भारत सरकार ने आज तक कृषि नीति की घोषणा नहीं की है। उद्योग नीति बन गई थी 1956 में, 60 से पहले। आज तक कोई कृषि नीति की घोषणा नहीं हुई है। यही बोला करते थे कि लाभकारी मूल्य होना चाहिए, उसके बारे में इनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं आई है। कि मेरा इसमें यह सुझाव है कि किसान की लागत जिसमें उसकी अपनी मजदूरी भी और जो लैंड कॉस्ट है उस पर इंटरेस्ट लगा के फिर 50% उस पर होना चाहिए, जो स्वामीनाथन साहब ने एक बार रिकमेंड किया है। और अकाउंटेबिलिटी, ये स्कीम लागू कर देते हैं एग्रीकल्चर की, उन स्कीम की कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं, वो फेल हो रही है पास हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं रहता है। ये सब चीजें की उम्मीद की थी कि शायद ये नई गवर्नमेंट आई है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज करेगी। एक सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, कि किसानों की कोई बात नहीं सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज शेड्यूल कास्ट कमीशन है, वो शेड्यूल कास्ट की बात सुनता है। एसटी कमीशन है, वो एसटी की बात सुनता है। वुमेन कमीशन है, वो कमीशन होना चाहिए था। फार्मर्स ग्रीवेंशियल रिड्रेसल कमीशन होना चाहिए थे, इसकी घोषणा होनी चाहिए। इसमें नहीं हुआ है, अगले बजट में करें। जो चीजें रह गई हैं। पंकज गुप्ता जी, क्या उम्मीदें की गई थी और क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाई है सरकार? मेरी बात पूरी तो हो जाने देते। जैसे जैविक के बारे में इस सरकार का नजरिया था, मोदी जी ने गुजरात में भी जैविक को बहुत बढ़ावा दिया। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए बजट होना चाहिए था, तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। यानी जो वादे किए थे वो रिफ्लेक्शन नहीं नजर आता बजट में। किसानों को जो इनपुट है वो असली मुख्य बात है। कृषि आदान सारे ज्यादातर बाजार में जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं मिलते उनके लिए ना। उनको जब किसान ले जाता है तो परफॉर्मेंस गारंटी का कोई नहीं है, वो बीज उगे ना उगे। अब ये बजट से थोड़ा हट जाएगा, फिर बहस बीज तक चले जाएंगे। तो इसमें पंकज गुप्ता जी, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ आपके पास आएंगे। पंकज जी, क्या उम्मीदें लगाई गई थी सरकार से और क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो बजट है उसमें इंटेंशंस अच्छी हैं जी। एक अच्छा रिफ्लेक्शन बजट से आ रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टाइमली होना चाहिए और परफेक्ट तरीके से होना चाहिए जी। तभी हर वर्ग की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा हो पाएगा। जहां तक बजट से हम लोग क्या चाहते थे, देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट था, जो इन्फ्लेशन है उसको टेम किया जाना इंपॉर्टेंट था। जहां तक फिस्कल कंसोलिडेशन की बात है, सरकार ने बात करी है कि एक्सपेंडिचर कमीशन बनाएंगे और किस तरह से एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में हम कमी कर सकते हैं, उसके बारे में उसमें विचार करके उन क्षेत्रों में हम काम करेंगे। मैं समझता हूं कि एक अच्छा डिसीजन सरकार ने लिया है एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की जो बात की है, चाहे उसमें सब्सिडीज हो, चाहे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स किसी भी तरह का हो, वो सब उसके माध्यम से उद्योगों का खासा ख्याल रखा गया है सरकार की तरफ से।
हमारे साथ अर्थशास्त्री भी लगातार बने हुए हैं, प्रदीप एस साहनी जी। प्रदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, इसके साथ में एक सवाल और जोड़ देती हूं। जैसा कि कहा गया है कि विकास दर 7 से 8% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, उसे दहाई अंक तक भी ले जाना है। क्या इस लिहाज से ये बजट खरा उतरता है? मेरा ये मानना है कि ये एक स्टार्ट है जी, डायरेक्शन है ये उस तरफ की। जो सोच लेके चले हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्रिएट करी जाए, उसका यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो जो स्टार्ट है। क्योंकि आज की तारीख में इंडस्ट्री की पोजीशन बहुत ज्यादा हालत खराब है। आज इंडस्ट्री सारी, मतलब आप उस इंडस्ट्री की पोजीशन इतनी गड़बड़ाई हुई है कि बैंक्स का एनपीए इतना लेवल बढ़ चुका है कि उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है इस टाइम जी। अगर आज इंडस्ट्री को नहीं उठाते, एक ट्रिगर देना जरूरी है। जब तक ये इसको ट्रिगर नहीं देंगे तब तक इंडस्ट्री को कैसे करेंगे, और प्लस पैरेलल एम्प्लॉयमेंट। तो उस दिशा में एक कदम है, बाकी टाइम बताएगा कि किस तरह से आगे चलते हैं। दूसरा, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैं एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, पर एक पहले कांग्रेस सरकार ने एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अकाउंट्स एनपीए हुए थे उनमें ऋण माफ करे थे। उसने बैंक्स को बहुत डिस्टर्ब करा था। उस समय लोगों की एक वो लोग जो एक लोन अपना टाइम पे देते थे और वो जो नहीं देना चाहते थे, जिनकी नीयत ठीक नहीं थी, जो अच्छा जो दे रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो गए कि हम टाइम पे दे रहे हैं और दूसरे मतलब ये देख के कि इनका लोन माफ हो गया। इस चीज को कांग्रेस ने लास्ट ईयर इसको प्रमोट करके फिर ये करा कि जो टाइम पे करेगा उसको इंटरेस्ट सबवेंशन का 4% का बेनिफिट दिया। इस बजट में उसको आगे बढ़ा दिया गया है, सेम उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो नकवी साहब का कहना है कि हमारी उस डायरेक्शन को लिया गया है, तो वो एक पॉलिसी को वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, मेरा मानना है कि उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में माना जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब नकवी साहब, बहुत शॉर्ट में कमेंट, जो अभी तक हम समझ पाए हैं, उद्योगों पर खासा जोर दिया गया। ये पहले भी विरोधी लगातार सवाल उठाते रहे कि जो सरकार है वो सिर्फ उद्योगों पर ही ज्यादा जोर देना चाहती है, किसानों को कुछ नहीं मिला, और अभी तक जो प्रतिक्रियाएं हैं, कॉमन मैन भी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। देखिए गायत्री जी, इसके अंदर उद्योगों को कहना कि उद्योगों को ज्यादा दिया गया है, ये बात ठीक नहीं है। इसके अंदर चाहिए कि उद्योगपतियों को ज्यादा दिया गया है जी। क्योंकि हमारा कंसर्न ये है कि जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। और इस बजट में कहीं पर भी कोई इंपेटस हमको नहीं मिलता है जिससे कि इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। इसको देखिए, टोकनिज्म की बात कहेंगे, 1 मिनट में कहेंगे कि 7,000 करोड़ रुपए कुछ दिए गए 100 शहरों को आधुनिक बनाने के लिए, यानी एक शहर के पास कुल 70 करोड़ रुपया। 70 करोड़ रुपए में आधुनिक तो जाने दीजिए, वहां की सड़कें नहीं ठीक की जा सकती, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसलिए इसे लिप सर्विस की गई है, और ये बहुत बड़ी चिंता है जो कि कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर वो आएंगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे, जिसके लिए डीएमआईसी की तरह की कई एक योजनाएं आगे बढ़ाने की बात की गई थी। तो निश्चित रूप से इसके अंदर उद्योगों के लिए कुछ नहीं है, उद्योगपतियों के लिए जरूर इसके अंदर बहुत कुछ किया गया है। ठीक है रूबी जी, लास्ट कमेंट। हेलो जी, रूबी जी आपकी आवाज मुझे नहीं। चलिए ठीक है, राजेश जी लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी, मैं ये कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों को ख्वाब दिखा करके ये सत्ता में आए, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। न महिलाओं के लिए किया, न बच्चियों के लिए किया, न किसानों के लिए किया, न बेरोजगारों के लिए किया, न युवा वर्ग के लिए किया। जिसके नाम पर ख्वाब दिखा के आए, उनको छोड़ के चाहे जहां किया, उनके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अमिताभ जी से बात की टिप्पणी। रूबी जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है। अमिताभ जी, देखिए, मैं आज इस 6 महीने के बजट के आधार पर कोई निर्णायक राय देश बनाए इसके पक्ष में नहीं। अभी कसौटी बाकी है इस सरकार को कसने के लिए। मुझे जो बात समझ में आती है वो ये, वाजपेयी जी, ठीक, मुझे जो बात समझ में आती है वो समझ में आती है कि सरकार को अपनी वरीयताएं और बेहतर ढंग से रखनी चाहिए थी।
सरकार ने अपनी प्रायोरिटीज को जब फिक्स किया, इस बजट में ले डाउन किया, तो वो क्रम भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन से मैच नहीं खाता। एक टिप्पणी तो ये बनती है। दूसरी बात मुझे जो समझ में आती है वो ये कि उन सब इस भारत की राजनीति में कहिए या कहिए भाई लोकतंत्र में टोकनिज्म का भी अपना एक महत्व है, संकेतों का भी महत्व है। मालवीय जी हैं, पटेल साहब हैं, इस तरह के जो प्रयोग हैं ठीक है, ये होते रहते हैं, इस बजट में भी हैं। इन्हीं के बहाने हम अपने महापुरुषों को स्मरण कर लेते हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव निवेदित कर देते हैं। लेकिन सोशल सेक्टर हम जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपेक्षित होता है इस बजट में। और जब किसी सरकार पर एक ढंग का लेबल लगने लगे ना, वो गलत हो सही हो अलग बात है वाजपेयी जी, तो उस सरकार को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए उस रास्ते पर चलने से। अगर ये लेबल लगे, ये टैग लगे कि भाई ये तो कारपोरेट घरानों के पक्षधर हैं, तो फिर हमको सोशल सेक्टर पर और ज्यादा गौर करना चाहिए ताकि ये मैसेज डाइल्यूट हो। और अंतिम बात मैं कहूंगा, बाकी क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर हम लोग चर्चा कर ही लिए विस्तार से। जितना भी जो कुछ हुआ, गंगा के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रखा है, 2078 या कितना। राजीव गांधी के समय से आज तक गंगा के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपया लूट में चला गया। हमने भी देखा, वाजपेयी जी ने भी देखा, राजेश त्रिपाठी जी ने भी देखा, हिलाल नकवी ने भी देखा, सबने देखा। लोग तर गए, गंगा वही बेचैन है। बाबू बन गए, चपरासी बन गए, आईएएस बन गए, नेता बन गए, अधिकारी बन गए, सब बन गए गंगा के उस फंड से। गंगा तो नहीं बनी। अब मेरी कसौटी ये नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाता। मैं आपकी मोहब्बत वाजपेयी जी गंगा के लिए मालूम कैसे टेस्ट करूंगा कि जब भाजपा के किसी उद्योगपति का कचरा भी गंगा में गिर रहा होगा तो मैं जाके चेक करूंगा उसकी फैक्ट्री लक्ष्मीकांत जी ने सील कराई या नहीं कराई। अगर नहीं कराई तो ये नकली है प्रेम। फिर न मां ने बुलाया है न उसके बुलाने पे आया हूं, फिर ये नहीं मानूंगा। ये देखना पड़ेगा मुझे। कानपुर में आपको चंदा देने वालों के कारखाने सील हुए कि नहीं ये मैं देखूंगा। मेरे लिए बजट अभी कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये प्रस्ताव है, आपने रखे ठीक है, पार्लियामेंट इस पर निर्णय दे, लागू हो। लेकिन जितना भी किया इस बात की पड़ताल जरूर करूंगा कि 100 करोड़ से इस हिंदुस्तान के 20 मदरसे भी अत्याधुनिक हुए या नहीं हुए, या केवल बिलिंग हो गई और पेमेंट हो गया, ये जरूर देखूंगा। और जब नया बजट आने को होगा तो इस बजट की समीक्षा करने फिर एक दिन बैठूंगा कि वाजपेयी जी इतना इतना दिया था वो भी काम नहीं हुआ। तब देखेंगे। पैसे की लूट हमने बहुत देखी। आप इतना ही कर दीजिए, वो जो एक दुर्भाग्यपूर्ण शब्दावली भारत के जनजीवन में है ना वाजपेयी जी, उसको ही नरेंद्र मोदी बदल दें, आप लोग बदल दीजिए, तो समझ लीजिए बैतरणी पार हो गई कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है। आप 1 रुपए में 75 पैसा आम आदमी तक पहुंचा दीजिए, मैं मानूंगा अच्छे दिन आ गए। लेकिन ये कसौटी बड़ी है, ये कसौटी बड़ी है। इसमें आपको मदद करने वाले लोगों, अपने मददगारों के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ जाएगा। कई बार वो नाराज भी होंगे, ये देखना पड़ेगा। मैं तो एक ही कसौटी दे रहा हूं इस सरकार को, योजनाएं सबके पास है, उतना विवेक तो आईएएस अधिकारी दे देते हैं, नेता क्या करेंगे? वो सब जानते हैं कि कौन कहां योजना क्या, सब वो तो हो ही जाता है। कोई इसमें बड़ा सवाल नहीं। बजट का ड्राफ्ट कोई अच्छा थोड़ी ना है, बजट का ड्राफ्ट तो अधिकारी कर देते हैं, नेता उसमें कुछ बिंदु बताता है, वही जो हिलाल नकवी कह रहे थे, प्रायोरिटीज तय हो जाती हैं। अदरवाइज वो भारत का बजट का एक प्रोफार्मा सेट है। आप इसके क्रियान्वयन को मजबूती से हाथ में लठ लेके निगरानी ही कर लीजिए, मैं मान लूंगा अच्छे दिन आ गए देश के। ये काला धन लाएंगे, बुलेट चलाएंगे, ये सब बातों में कुछ रखा नहीं। पढ़े लिखे आदमी को मालूम है कि हिंदुस्तान में बुलेट चलाना कितना मुश्किल है।
क्यों ऐसा सपना दिखाएं? वाजपेयी जी गरीब के बच्चे को आइसक्रीम की फोटो नहीं दिखाते। आप तो फोटो दिखा के चले जाएंगे, गरीब का बच्चा रात भर रोएगा। काहे को बुलेट ट्रेन और मंगल ग्रह और अंतरिक्ष का सब झुंझुना दिखाएं? जो पैसेंजर चल रही है